हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल और एचआरएम। आज हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जो कि पेपर 1 का सिलेबस है, जो कि आप सबको ही देखना है। ठीक है, हमारा पेपर 2 कोड 55 का सिलेबस फिनिश हो गया है। देन हमने पीवाईक्यू मैराथन स्टार्ट कर दिए। प्लीज गो एंड वॉच दैट पीवाईक्यू मैराथन। अगर आपको लगता है कि आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने पीवाईक्यू सॉल्व करे। ठीक है, देन आज हमने एक नए फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हम बेसिक से करेंगे और ऑलमोस्ट आपका 20 डेज में आपका ये पेपर 1 कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, then come to the table of content. Today we will cover the fundamental of teaching to objective, label, requirement, factor affecting teaching. Make sure आपका जो कंटेंट है वो स्टिक टू सिलेबस रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। कब आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ टीचिंग कंसेप्ट का। तो पहले की बात अगर हम बात करें, जॉन एडम्स थे, उनका ये कहना था कि जो टीचिंग है ना, वो टू पोल्स की जरूरत है, सिर्फ टीचर हो और स्टूडेंट को। मतलब टीचर एक्टिव जो कि पढ़ाएगा और स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाला हो। लेकिन अगर सपोज करो ये बाइपोलर में ऐसे कैसे हो जाएगा, बिना आपका कोई एनवायरनमेंट नहीं है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बैठे हो, तो ऐसे हो सकता है। तो अगर आज की डेट में अगर बाइपोलर अगर पूछा है कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, तो यू शुड बी टिक अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, पहला। देन कम टू द, फिर अब आया हमारा मॉडर्न, जो आज के टाइम की बात करूं वो है ट्राइपोलर प्रोसेस है, जो कि किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। उन्होंने बोला कि जो हमारा टीचिंग कंसेप्ट है वो हमारा 3 एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। एजुकेटर मतलब टीचर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एजुकेट मतलब स्टूडेंट, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्वायरमेंट करिकुलम सोसाइटी, जो कि इंटरवेनिंग वेरिएबल है। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अच्छा, कोई बताएगा मुझे? देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज करो आपने अच्छा पढ़ाया, ठीक है, तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो टीचर क्या है, अगर टीचर इंडिपेंडेंट है, अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट डिपेंडेंट है कि उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। और इन्वायरमेंट क्या होगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या हो गया, हमारे जो हमारा क्लासरूम का सेटअप है, कोई नॉइज तो नहीं है, कोई अदर डिस्टर्बिंग फैक्टर तो नहीं है, तो वो हो गया हमारा इन्वायरमेंट। तो हमें 3 चीजों की जरूरत है। अब नए एडवांस जो एजुकेशन मॉडल है, रिसेंटली अब 4th पोल हो गया है। अब कौन सा आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी के थ्रू। उन्होंने बोला एजुकेटेड टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, इन्वायरमेंट भी है, और फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीटी भी है, जो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द क्वाड्रेंगुलर प्रोसेस। तो अगर आपको समझ में आ गया कि ये हमारा इवोल्यूशन कैसे है, अगर कहीं पूछा गया ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन है, तो याद रखिएगा टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट। टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है और स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट किस पे डिपेंड है, टीचर पे। तो टीचर अगर अच्छा पढ़ाएंगे, मेहनत अच्छा करेंगे, तो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे। देन कम टू द, देखो टीचिंग कंसेप्ट, पहले टीचर स्टूडेंट का आया, फिर टीचर स्टूडेंट इन्वायरमेंट का आया, अब टीचर स्टूडेंट इन्वायरो एंड आईसीटी डिजिटल आया। इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है टीचिंग कंसेप्ट का। तो ये देन टीचिंग होती क्या है? टीचिंग क्या होती है, एक पर्पजफुल हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जो कि हम स्पेसिफिक डिजायर चेंज इन द लर्नर बिहेवियर। सपोज अभी मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ, तो मेरा क्या अभी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आपको पेपर 1 कंप्लीट करा, तो एक पर्पज है कि मुझे पेपर 1 कराना है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, थ्रू द पीपीटी के थ्रू करा रही हूँ। एक स्पेसिफिक डिजाइन मतलब जो आपका लर्निंग बिहेवियर है, कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको, यही टीचिंग है। इसकी फिलॉसफी क्या है, ट्रू टीचिंग गोज बियॉन्ड द पासिंग एग्जाम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आपको एग्जाम पास करना है, यही आपका फंडामेंटल। नो, अल्टीमेट गोल क्या होता है टीचिंग का, कि आप ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, लर्नर फिजिकल, मेंटल एंड मोरल पर्सनैलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है, मतलब आपको फ्यूचर में भी उसका डेवलपमेंट हो, आपका फिजिकली भी आप मतलब उसको सीखो अच्छे से, मेंटली भी आपका हो, मोरल पर्सनैलिटी हो, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट टीचिंग करी जाती है। ठीक है, देन ड्यूअल नेचर, इसे ड्यूअल नेचर क्यों बोला गया, आर्ट भी है और साइंस भी है। देखो आर्ट तो, अगर साइंस क्यों है, क्योंकि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने प्लानिंग करी कि मुझे पेपर 1 पढ़ाना है, ठीक है, फिर मैंने एग्जीक्यूट किया, देन मैंने आपको पढ़ाया, देन आप मुझे कमेंट में फीडबैक दोगे, इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये किसी एक साइंस है, इसमें एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आर्ट क्यों है, क्योंकि इट्स रिक्वायर क्रिएटिव डिलीवरी। अब हर टीचर का अपना अलग अलग जोन होता है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये एक आर्ट है। ठीक है, इंट्यूशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपना एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी एक टीचिंग क्या है, आर्ट है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द आर्ट। ठीक है, देन
टीचिंग कंटिन्यूम, देखो ये पीवाईक्यू में जितना मैंने सारा मेरा जो होगा सिलेबस सब पीवाईक्यू बेस्ड होगा। अब टीचिंग कंटिन्यूम क्या होता है कि कैसे हम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अचानक ही मैं आपको टीचिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन बता दूं पर आपको ये नहीं पता कि टीचिंग होती क्या है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बेसिक्स से जाते हैं और हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक जाते हैं। ये कंटिन्यूम है, मतलब इस तरह की एक लाइन है, इस तरह का एक लाइन है कि सबसे पहले आपको मैं पुराने एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, फिर हाईएस्ट डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। तो कंडीशनिंग क्या होती है, सबसे लोएस्ट है। कंटिन्यूइंग की बात करूं तो फोकस स्ट्रिक्टली ऑन हैबिट फॉर्मेशन, मॉडिफाई एटोमिक बिहेवियर, जैसे पावलक लॉ है, जीरो क्रिटिकल, मतलब जिसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, सिर्फ किस पे फेंक के मैंने आपको एक चीज बताई, बस आप उसी को कर रहे हो और उसी को फिर वो इंसान ऑटोमेटिक बिहेवियर में लेके आ रहा है। जैसे पावलव डॉग है, तो पावलव डॉग की कहानी क्या थी कि एक अगर आपने पहले क्या किया, उसको खाना ऑफर किया डॉग को और घंटी बजाई, ठीक है, घंटी बजाई, खाना ऑफर किया, घंटी बजाई, खाना ऑफर किया, तो देखा कि आपने खाना दिया भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने रिंग बेल करी, जैसे उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। तो ये क्या कंडीशनिंग, किसी कंडीशन को बेसिस पे आप उसको स्टार्ट करा रहे हो। तो ये हो गया हमारा सबसे लोएस्ट लेवल है। देन ट्रेनिंग, अब क्या हमने क्या किया, अब आपको एक स्पेसिफिक फिजिकल टेक्निकल स्किल मुझे आपको सिखाना है, तो मैंने आपको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, जैसे साइकोमोटर डोमेन, टाइपिंग है, ड्राइविंग है, तो सेकंड जो होता है हमारा ट्रेनिंग होगा। देन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस है, जैसे मैं आज आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का, ठीक है, फॉर्मल है, स्ट्रक्चर डिलीवरी नॉलेज है, वन वे ट्रांसफर फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, जैसे अभी मेरा वन वे ट्रांसफर हो रहा है टीचर टू स्टूडेंट। देन कम टू द टीचिंग कंसेप्ट, अभी टीचिंग कंसेप्ट नहीं आया, अब टीचिंग कंसेप्ट आया। देन ब्रॉडर डेवलपमेंट, इंटेलेक्ट एंड इमोशन, देखो कभी कभी आपकी क्वेरी होती है, ठीक है, तो मैं उनको भी सॉल्व करती हूँ। कभी कभी आप परेशान होते हैं कि मैम हमसे नहीं, हमें बहुत हेल्प मिली, तब भी मैं आप मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और मैं ये भी कहती हूँ कि आप जितना भी आप पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि पीवाईक्यू कितने सॉल्व करें, लेकिन किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं, या तो आप पैसिव स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनकरेजिंग स्टूडेंट डिबेट एंड इंडिपेंडेंट थॉट, कहीं ना कहीं बच्चों को सोचने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो अपनी थिंकिंग को और एक्सपेंड कर रहे हैं। देन कम टू द हाईएस्ट लेवल कंटिन्यूम में इंडोक्ट्रिनेशन, सेफिंग बिलीव सो स्ट्रांगली लर्नर एक्सेप्ट देम ब्लाइंडली विदाउट द क्वेश्चन, मतलब अब आपने इस तरीके का उनका कर दिया है कि वो जो आप बोल रहे हो आप बच्चे उसी को मान रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, तो ये क्या हो गया, कंडीशनिंग से लेके आपने कंडीशनिंग, देन ट्रेनिंग, देन इंस्ट्रक्शन, देन टीचिंग, देन इंडोक्ट्रिनेशन। तो याद रखिएगा ऑल इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग है, पर ऑल टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, टीचिंग के बाद का कंसेप्ट है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, तो आपको पता। देखो इस तरीके से कंडीशनिंग हैबिट है, बस जीरो थिंकिंग, को सोचना नहीं है, जैसे कुत्ते वाला मैंने आपको बताया। ट्रेनिंग में फिजिकल स्किल आपको सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में वन वे नॉलेज, आपको बस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। देन टीचिंग में दोनों है, इंटेलेक्ट प्लस इमोशन, टू वे प्रोसेस है। देन स्टेप 5 पे हमारा इंडोक्ट्रिनेशन है, मतलब ब्लाइंड बिलीव नो क्वेश्चनिंग, ऑल इंडोक्ट्रिनेशन इज टीचिंग बट नॉट ऑल टीचिंग इज इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये हमारा टीचिंग कंटिन्यूम कंप्लीट। देन कम टू द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, कब होती है ना, कहाँ होती है। तो अगर मैं बताऊं कि कहाँ होती है, या तो 3 तरह की टीचिंग होती है, एक तो हमारी फॉर्मल टीचिंग है ना, कहाँ होती है, एक इनफॉर्मल टीचिंग, एक नॉन फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग क्या होगी, हाईली स्ट्रक्चर क्रोनोलॉजिकल रिजिड लोकेशन, जैसे स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करो, तो इट्स द काइंड ऑफ द फॉर्मल टीचिंग। आपको पूरा सेटअप मिल रहा है, आपको जाना है 10 to 4 बैठना है और आपको लेक्चर अटेंड करनी है। आउटकम क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको डिग्री मिलेगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये क्या होगी, फॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल क्या होगी कि आपको स्कूल सिलेबस टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, ये क्या होती है, अनऑर्गेनाइज इंसिडेंटल होती है, जो कि आप अपने घर से सीखते हो, आप सोसाइटी से सीखते हो, पीयर ग्रुप से सीखते हो, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हो, जिससे क्या होता है, आपका बिहेवियर शेप होता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, इसमें कोई डिग्री आपको नहीं मिलती है। तो समझ में आ गया, फॉर्मल जो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में करो और इनफॉर्मल जो आप आसपास के लोगों से सीख रहे हो। देन कम टू द नॉन फॉर्मल टीचिंग, ये हाइब्रिड है, ये क्या ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक भी है पर फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्सिटी में आपको जाके बैठना है, यहाँ पे नहीं है, आप घर से भी कोई चीजें
सीख रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइज भी है, सिस्टमेटिक भी है, लेकिन आपके टाइमिंग लोकेशन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे यूनिवर्सिटी जाओगे तो 10 to 4 जाना ही है आपको, तो लोकेशन क्या होगी, डिस्टेंस लर्निंग होगी, मूक हो गया, स्वयं हो गया, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, इग्नू का हो गया। तो याद रखिएगा, अगर कहीं फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर वर्किंग अडल्ट आए तो योर आंसर शुड बी नॉन फॉर्मल। देखो इस तरीके से, फॉर्मल रिजिड प्लान है, यूनिवर्सिटी में आप गए, अनप्लान आप किससे देख रहे हो, अपनी फैमिली अपनी इन्वायरमेंट से सीख रहे हो। नॉन फॉर्मल मतलब आप घर पे रह के, जैसे फ्लेक्सिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कैसी टीचिंग है, नॉन फॉर्मल टीचिंग है ना। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कहीं भी, मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो यूनिट बने वो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, नॉन फॉर्मल टीचिंग हो गई। देन कम टू द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या कोर ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के, सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग अबाउट डिजायर पॉजिटिव चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सबसे पहला तो मेरा यही रहेगा कि आपके अंदर मैं एक पॉजिटिव चेंज लेके आऊं, है ना, जैसा आप चाहते हो स्टूडेंट के बिहेवियर और एटीट्यूड में, ठीक है। मेरा यही है ना, टीचिंग के थ्रू ऐसा नहीं कि आप जेआरएफ निकालो, उसके साथ साथ आप बेहतर इंसान भी बनो, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये कहीं ना कहीं टीचिंग क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसफर ऑफ फैक्चुअल कंसेप्चुअल प्रेसिजन नॉलेज। कहीं ना कहीं मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, जो मुझे जितना आता है मैं अब आपको अपने थ्रू आपको बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं आई क्वालिफाई 5 टाइम्स नेट, ठीक है। तो अब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया कि नेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से पूछा, उसको मैं क्या कर रही हूँ, आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, आपको हेल्प कर रही हूँ इस तरीके से बिल्डअप करने में। देन स्किल डेवलपमेंट, इंप्रूव द लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग। टीचिंग क्या करता है, आपको सीखने में हेल्प करता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि देखो एनटी में कैसा पूछता है, असर से रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके ऐसे नहीं पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ टीचिंग क्या होती है, वो असर से रीजनिंग बेस्ड पूछेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव। देन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, स्टूडेंट को हम गाइड करते हैं, फॉर्मिंग रेशनल एविडेंस बेस्ड बिलीफ सिस्टम, मूविंग अवे फ्रॉम रूट कंडीशनिंग। मतलब कहीं ना कहीं जो वो पहले जो रट्टा मार कंडीशनिंग थी, उससे हम थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए लेके जाते हैं। सोशल इंटीग्रेशन, जब क्या करती है टीचिंग, क्या करती है, लोगों को स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वो प्रोडक्टिव रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबल रहे, मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे हम पढ़ते तो हमें पता है ना कि देखो डस्टबिन में ही कूड़ा डालना, एक छोटी सी बात बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी सोसाइटी में मैटर करती हैं। तो और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट में, फिजिकली मेंटल मोरल पर्सनैलिटी। एक टीचर का काम होता है उसको फिजिकली भी, मेंटली भी, मोरल भी, उसको पूरा डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में ही पास करना है, आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे क्रिएट करना है, ये सब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव। देन कम टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो ये तो हो गया टीचिंग कि टीचर को कैसा क्या करता है, लेकिन एक होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये बहुत एग्जाम में फेवरेट है। मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं तो एजुकेशन का इन्होंने बोला कि 3 हमारे वो होते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव क्या होता है, हेड, याद रखिएगा 3 होते हैं। कॉग्निटिव में हेड हो गया, जितना आप ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू आपके नॉलेज थिंकिंग, जो हायरार्की होती है लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, तो वो होगा हमारा दिमाग, जितना आप दिमाग से काम करते हो वो कॉग्निटिव हो गए, ठीक है। अफेक्टिव हो गए हार्ट, जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, आपका मोटिवेशन, आपका वैल्यू, इमोशंस, ठीक है, ये हो गया। देन थर्ड होगा साइकोमोटर डोमेन, जो रिलेटेड टू फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया ड्राइविंग, टाइपिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग लैब इक्विपमेंट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो कॉग्निटिव में क्या होगा, रिलेटेड टू माइंड, जैसे नॉलेज, इसका स्टेप क्या है, सबसे पहले नॉलेज आई, फिर आपने क्या किया, उसको कंप्रिहेंड किया, मतलब आपने उसको समझा, देन आपने उसको अप्लाई किया, देन उस नॉलेज को अप्लाई करके फिर एनालिसिस किया, देन उसको फिर सिंथेसिस किया, मतलब उसको फिर ब्रेक किया, देन उसको इवेल्युएट किया। ये आपका माइंड प्रोसेस है, वो हमारे जैसे कहते हैं ना कॉग्निटिव थिंकिंग, तो ये सब माइंड का ही है ना, तो ये हमारा हो गया कॉग्निटिव में, ठीक है। देन अफेक्टिव में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इमोशंस, मतलब सबसे पहले आपने कुछ सुना, ठीक है, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, देन आपने उसको वैल्यू करी, देन आपने ऑर्गेनाइज किया उसको प्रॉपर कि यस, जैसे मैंने सपोज करो मैंने कोई बात सुनी, ठीक है, फिर मैंने उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड किया, फिर मैंने उसको ऐसे वैल्यू में किया, फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया, देन वो मेरे करेक्टराइजेशन में हो गया। देन कम टू द साइकोमोटर, ये हम फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल कैसे समझते हैं। सबसे पहले आप कॉपी करोगे, जैसे मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो मैंने सबसे पहले इमिटेट किया, फिर उसे मैनिपुलेट किया, फिर मैंने उसे प्रिसाइज किया, फिर आर्टिकुलेशन किया, फिर मैंने उसको सीख लिया, ठीक है। देन ये हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, तो आपको 3 याद रखने हैं। लुक एट दिस इमेज, देखो कॉग्निटिव में सबसे पहले मैंने आपको नॉलेज, फिर उसको समझा,
फिर उसका एप्लीकाइड किया, देन उसको एनालिसिस किया, डिटेल में किया, देन उसको फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको समझा, देन इवेल्युएट किया। तो ये आपका दिमाग का खेल है। अफेक्टिव में सबसे पहले आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, देन आपने रिस्पॉन्ड करी, देन उसे आपने वैल्यू करी, देन ऑर्गेनाइज करी, देन आपने उसको करेक्टराइज किया। देन साइकोमोटर में क्या किया आपने, इमिटेशन किया, मतलब किसी चीज को सीखा, देन उसको मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से, देन प्रिसिशन किया, देन उसको और प्रैक्टिस किया, स्पष्टीकरण किया, देन उसको न्यूट्रलाइजेशन किया। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई चीज सीखी। तो हम 3 चीजें सीखते हैं, दिमाग की, रिलेशन की और एक फिजिकल की, साइकोमोटर डोमेन की। देन कम टू द इंस्ट्रक्शन वर्सेज एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कभी वो इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, सिंगल क्लास यूनिट। तो मैंने आपके लैंग्वेज में बता, मतलब मैंने आपको कोई चीज समझाई, ये हो गया इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। तो आज का ऑब्जेक्टिव हो गया इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ये ब्रॉड फिलोसफिकल, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम का पाने में, जैसे डेवलप लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है ना, साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, जैसे मैंने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में बताया ना, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्शन। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव किसका है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है, मतलब सबसेट है। सपोज करो ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, तो इसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, देन कम टू द लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो आपको पता है टीचिंग हायरार्की होती है कि सबसे पहले हम ऐसा नहीं कि आपको एकदम डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ा दो, सबसे पहले मैं लोएस्ट कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट से आपको हाईएस्ट कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट पे लेकर आती है। तो कोर प्रिंसिपल क्या है, एक सिंगल कॉग्निटिव लेवल में नहीं हो सकती टीचिंग और लर्निंग। जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप सीख रहे हो, वो एक लेवल में नहीं हो सकते। दे ऑपरेट ऑन स्टिक अपवर्ड मूविंग हायरार्की, वो एक हायरार्की में होती है। डिपेंडेंसी रूल है, यू कैन नॉट स्किप अ लेवल। मेमोरी लेवल है प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल प्री रिक्विजिट फॉर रिफ्लेक्ट। सबसे पहले मेमोरी लेवल आप पढ़ाओगे, जिसमें आप रट्टाफिकेशन जिसे बोलते हैं कि आप याद करते हो। तो ये अब मेमोरी लेवल आ जाएगी, तब अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए मेमोरी लेवल की जरूरत पड़ती है कि आपको कम से कम बेसिक तो आना चाहिए ना, जब तो मैं आपको एग्जांपल देके रिलेट कर पाऊंगी। देन अगर आपने रिलेट कर ली, देन अब मैं आपको रिफ्लेक्टिंग लेवल पढ़ा पाऊंगी। तो इसलिए हमें तीनों लेवल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एज यू मूव अप टू द लेवल प्रोसेस फ्रॉम हाईली टीचर सेंट्रिक। देखो सबसे पहले जो हमारा मेमोरी लेवल होता है वो हाईली टीचर सेंट्रिक होता है, क्योंकि उसमें बच्चों को हम सिखाना होता है, बच्चों के पास इनफ नॉलेज नहीं होती। टू द हाईली लर्नर सेंट्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट। तो हमारे 3 लेवल होते हैं जो कि आपको याद करने हैं, मेमोरी लेवल, लोएस्ट कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट सबसे, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये पीवाईक्यू के लिए बहुत जरूरी है। मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये याद रखना कि किसने दी थी, हर्बर्ट ने, JF हर्बर्ट। आपको पूरा याद नहीं हो, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, लेकिन नाम आपको याद रखना है पीवाईक्यू के लिए। हमेशा याद रखना, एग्जाम फोकस आपको पढ़ाई करनी है। तो ये आपको, या तो आप ऐसा करो एक कॉपी लेके बैठो, उसमें मेन आप नोट डाउन कर लो। देन नेचर लोएस्ट लेवल है, थॉटलेस टीचिंग, इसमें बच्चे सोचते नहीं है, सिर्फ वो आपको रोट मेमोराइजेशन, मतलब वो आपको बस याद करवाएंगे। रैपिड रिकॉल इफेक्ट जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना, वो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। फॉर्मूला है, हिस्टोरिकल डेट है, इट बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जैसा आप बोलोगे वैसा बच्चा रिप्लाई करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी मेमोरी। इसमें टीचर का रोल क्या होता है, प्राइमरी होता है, एक्टिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है, क्योंकि टीचर ही जो उसे बताता है कि उसे क्या सीखना है और कैसे सीखना है। स्टूडेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी है, पैसिव है। स्टूडेंट इज मेयरली रिसेप्टेबल फॉर इन्फॉर्मेशन, वो उनके पास कुछ नहीं है, बस जैसा आप वो सुनेंगे आपकी बात को और फॉलो करेंगे। वैल्यूएशन सिस्टम कैसा होगा, ओरल, जैसे मैं बच्चे से कहूँ ABCD सुनाओ तो वो सुनाएगा ना। रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, फोकस प्योरली ऑन रिकॉल, मतलब आपको कितना याद होगा, वो मेमोरी लेवल है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए फैक्चुअल रिकॉल, क्रेमिंग, इनिशियल स्टेज, टीचर डोमिनेटेड, तो योर आंसर शुड बी द मेमोरी लेवल टीचर। देन कम टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये उससे एक अप लेवल की है, जो कि किसने दी थी, जैसे वो अभी हर्बर्ट ने दी थी, ये हमारी किसने दी थी, मॉरिसन ने दी थी। ये क्या थॉटफुल लेवल है। हम इसमें ब्लाइंड जो रिकॉल कर रहे थे ना, जो रट्टाफिकेशन कर रहे थे, हम एक्चुअली कंप्रहेंशन कर रहे हैं, मतलब हम रिलेट करके चीजों को समझा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। मास्टरी ऑन सब्जेक्ट मैटर, मतलब पहला तो मेरा फोकस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मास्टर हूँ। और इनसाइड अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड प्रिंसिपल, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दे के कि देखो अगर आपने ऐसे पढ़ा तो इसका इफेक्ट ये आएगा, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। देन इंस्ट्रक्शन डेमोक्रेटिक है, टीचर लर्नर प्ले एन एक्टिव रोल, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसको
अप्लाई कर रही हूँ, मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। ऐसी क्लास में क्या है, जैसे हम हायर डिग्री लेते हैं, जैसे हम आप MBA कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो कैसी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। इवैल्यूएशन क्या है, दोनों तरह के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चन इफ स्टूडेंट कैन अप्लाई कंसेप्ट नॉट जस्ट रिपीट देम। अगर आपने कंसेप्ट अप्लाई कर लिया है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं अगर रिलेशनशिप आ जाए, जनरलाइजेशन आ जाए, इंसाइट आ जाए, मास्टरी आ जाए, तो योर आंसर शुड बी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देन कम टू द रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिंग किसने दी थी, हंट। देखो पहला हमारा हर्बर्ट ने दी थी, देन मॉरिसन ने, देन हंट ने। इसका हाईएस्ट मोस्ट थॉटफुल इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है। ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे PhD करते हैं, ठीक है। इट एम टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या है, अपनी खुद की थिंकिंग डेवलप करना, इंडिपेंडेंट रिसर्च स्किल, खुद के थॉट्स में सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम करना, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें टीचर का सेकेंडरी रहता है, वो आपको एज ए फैसिलिटेट करता है, एज ए असिस्ट करता है, ना कि वो आपको पढ़ाता है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। देन रोल ऑफ स्टूडेंट, प्राइमरी है, हाईली एक्टिव है, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट के पास फुल ऑनरशिप होती है लर्निंग करने की, रिसर्च प्रोसेस करने की। वैल्यूएशन सिस्टम, फोकस ऑन द लर्नर एटीट्यूड, इन्वॉल्व एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट, हाई लेवल ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट इवोल्यूशन आर यूज। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन सिस्टम करते हैं। इसमें हम लोगों को एबिलिटी, एक इस तरह की कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट करते हैं, हाई लेवल प्रोजेक्ट इवोल्यूशन देते हैं, जिससे कि उनका हम देख सकें। देन PYQ में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, ह्यूरिस्टिक अप्रोच आ जाए, इंडिपेंडेंट रिसर्च आ जाए, योर आंसर शुड बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ सब मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो टीचर सेंट्रिक से अब हमारा कहाँ जा रहा है, लर्निंग सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। तो देखो ये हमारा पहला क्या है, थॉटलेस, मतलब मेमोरी लेवल है, ठीक है, ये हमारा मेमोरी लेवल है। देन हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मास्टरी रिलेशनशिप। देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये हमारा टीचर ऑथोरिटी से फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग में आया, देन हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक बन गया। तो याद रखिएगा मेमोरी लेवल किसने दी थी, हर्बर्ट ने, रिफ्लेक्ट लेवल हंट ने दी थी, और वो मॉरिसन ने दी थी अंडरस्टैंडिंग लेवल। याद रखिएगा, रट्टा मारना याद रखो, मेमोरी लेवल मतलब आप रट्टा मार रहे हो, ठीक है। देन कम टू द क्रिटिकल एग्जाम ट्रैप्स, लेवल ऑफ टीचिंग। देखो कभी कभी एग्जाम में किस तरीके के ट्रैप्स आते हैं। तो ऑटोनॉमी, इफ अ सेशन स्टेट दैट रिफ्लेक्टिव लेवल इज टीचर डोमिनेट, अगर कोई सेशन यही कहता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, टीचर डोमिनेट है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि आपको पता है टीचर डोमिनेट कौन सा है, मेमोरी लेवल। तो जो हमारा रिफ्लेक्ट लेवल, जो लेवल टीचिंग है, वो कैसी है, लर्नर डोमिनेटेड है। दूसरा कैसा ट्रैप हो सकता है, इफ क्वेश्चन क्लेम टीचर कैन डायरेक्टली जंप टू द रिफ्लेक्ट लेवल, नो। पहले क्या है, आपको एक सिस्टमेटिकली जाना है, MLT से ULT एंड ULT से RLT। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक रहेगा टीचर, फिर डेमोक्रेटिक रहेगा, फिर लेजी फेयर रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एंड कोर लर्निंग थ्योरी, अब हम लर्निंग थ्योरी पे आ गए, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल व्यू कैसे लर्निंग प्रोसेस को दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आई ऑलरेडी कवर लर्निंग थ्योरी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट 4, तो आप वहां पे जाके और डिटेल में सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो पहली है बिहेवियर टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। बिहेवियर कहती है, जैसे पावलव है, स्किनर है। तो पावलव ने, जैसे मैंने आपको बताया डॉग वाली थी, कि आप एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे कंडीशनिंग, कि पहले आपने क्या किया, पहले उसको खाना दिया, ठीक है, पहले आपने उसके मतलब जैसे मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा, जैसे आपने पहले रिंग बजाई, तब कुत्ते को सलाइवा नहीं आया, डॉग को, लेकिन आपने क्या किया, उसको खाना, पहले रिंग बजाई, फिर खाना दिया, फिर ऐसे रिपीट बहुत बार किया। तो जैसे ही आप रिंग बजाते थे, तो जैसे वो खाना देते तो सलाइवा आता था, तो आपने क्या खाना दिया, सिर्फ रिंग बजाई, तब भी वो सीख गया। तो ये किसके बेसिस पे, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बेसिस पे। स्किनर ने भी क्या बोला कि आप अगर जितना अच्छा, मतलब स्टिमुलस है, जैसा आप करोगे वैसा आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, मतलब रिवॉर्ड के बेसिस पे। सपोज कोई अच्छा काम कर रहा है, तो स्किनर ने बोला था तो उसको रिवॉर्ड दो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको नेगेटिव रिवॉर्ड दो, ठीक है। ये स्किनर थे, बिहेवियरिज्म के बेसिस पे कि इस तरीके से बिहेवियर होता है। ये मेमोरी लेवल के लिए सबसे बेस्ट है, जो अगर हम बात करें बिहेवियर के लिए। कंस्ट्रक्टिव प्यागे बियोक्सी है, ये मॉडर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनका मानना था कि लर्नर जो है वो अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, टीचर तो सिर्फ उन्हें हेल्प करता है, ठीक है। ये इन्होंने बोला था, जो मॉडर्न टाइम की जो लर्निंग थ्योरी है। देखो बिहेवियर प्रॉब्लम में बोला स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो कि हमारा प्रॉब्लम में दिया था, और उन्होंने बोला कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दो, एक्सटर्नल रिसॉर्ट दो, डिक्टेटर एंड ट्रेनर, ठीक है, ठीक है। देन
बिहेवियर क्या हो गया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेसिस पे, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के बेसिस पे आपको पनिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप काम अच्छा नहीं करो तो उसका बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ रिइंफोर्स कर रहे हैं। ये तो हमारा बिहेवियर था। कंस्ट्रक्टिव, जैसे लर्नर क्या कर रहा है, अपनी एक्टिवली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको नॉलेज को डेवलप कर रहा है। टीचर का कैसा रोल है, सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर का रह रहा है। तो ये हमारा बिहेवियर से कंस्ट्रक्टिव की तरफ, मतलब मेमोरी लेवल से हम रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। Then come to the zone proximal development. ये भी एग्जाम में पूछा गया है। VOC, ये डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट द हेल्प, व्हाट दे कैन अचीव विद द गाइडेंस। मतलब इसने बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। इन्होंने बोला कि एक डिफरेंस है कि बच्चे कितना अपने आप सीख सकते हैं और कितना टीचर की हेल्प से सीखते हैं। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहलाता है, जो बच्चे टीचर की हेल्प से सीखते हैं। देखो, करेक्ट नॉलेज, व्हाट आई कैन डू अलोन, ठीक है, व्हाट आई कैन नॉट डू येट, बट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यस व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मतलब मैं किसी की हेल्प से सीख सकता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। देन रॉबर्ट गैगने, हायरार्की ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरी पढ़े। गैगने थ्योरी ने क्या किया, जो गैप था बिहेवियर और कॉग्निटिव के बीच में, कंस्ट्रक्टिव के बीच में, उसको फिलअप किया। उन्होंने बोला कि हमारे जो लर्निंग है वो 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल अरेंज कर सकते हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं। तो पहला था हमारा सबसे लोएस्ट है बिहेवियर एस्पेक्ट, देन गया वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, बिहेवियर के 4 है, लोअर 4 लेवल। सिग्नल लर्निंग, मतलब बेस्ड ऑन पावलिक क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, लर्निंग इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू सिग्नल स्टॉपिंग व्हेन यू सी अ रेड लाइट। जैसे आप कभी देखते हो तो रेड लाइट दिखती है, अचानक स्टॉप जाते हो, तो ये क्या है, सिग्नल लर्निंग है, ठीक है, लोएस्ट है। देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो। अगर अच्छा काम कर रहा है, सपोज आप अगर अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पापा आपकी तारीफ करते हैं, तो ये कैसा है, स्किनर लर्निंग है। तो आप कहोगे मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा, ठीक है। अगर आप जीआरएफ क्रैक कराए तो आपको, अगर किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे। तो ये क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होगी सेकंड। देन थर्ड है चेनिंग, अब दोनों को जो आपने ऊपर सीखा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड सीक्वेंस में आपने क्या किया, उसको कनेक्ट किया, ठीक है, फिजिकल मोटर, जैसे राइड या बाइक, ठीक है, जैसे आपने पहले देखा। तो अब आप क्या करो, चेनिंग, अब आप दोनों चीजों को सीख के आप गाड़ी चलाना सीख गए। देन वर्बल एसोसिएशन, तो अब आपने क्या किया कि द यूज ऑफ लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी टू नेम द चेन लर्न, जो आप उन्होंने सीखा, जैसे चाइल्ड कॉलिंग है राउंड ऑब्जेक्ट है बॉल, कोई राउंड ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसे बॉल बोल रहा है, ये वर्बल एसोसिएशन है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा हो गया बिहेवियर एस्पेक्ट के बेसिस पे 4 लेवल। देन अब हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे अपर 4 लेवल है, मतलब टोटल 8 है। तो फिफ्थ है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिमिलर बट डिफरेंट स्टिमुलाई। मतलब अब यहाँ पे क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे, दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं लेकिन स्टिमुलाई अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब आपको स्क्वायर भी गोल सा है, रेक्टेंगल भी गोल सा है, लेकिन आप उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, ये आपका कॉग्निटिव लेवल है। देन 6 कंसेप्ट लर्निंग, अ ग्रुप ऑब्जेक्ट और इवेंट बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टी टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक आइडिया निकाल दे रहे हो कि यस ये चीजें ये होती है। देन कम टू द रूल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोर कंसेप्ट टू अप्लाई प्रॉब्लम। आप क्या करो, धीरे धीरे आप क्या करो, रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। देन कम टू द हाईएस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंबाइन टू और मोर लर्न रूल, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके आप कंप्लीटली न्यू रियल वर्ल्ड, जो आप जैसे पीएचडी कर रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। तो याद रखिएगा, इफ आस्क which level align with the reflected level of teaching, your answer should be a problem solving, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हो। आप यू कैन नॉट स्किप अ लेवल, आप कोई भी स्किप लेवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा लर्निंग का, देन आप लेवल 5 को स्टार्ट करोगे, ठीक है। वो इस तरीके से सिग्नल लर्निंग सबसे बेस है हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग, देन स्टिमुलस, जैसे आपने उसको बताया कि आप अच्छा काम करो तो आप अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, देन चेनिंग, देन आपने मोटर स्किल काम करना स्टार्ट किया, देन आपने वर्बल एसोसिएशन, देन आपने बात काम करने के साथ साथ बात करना समझना चीजों को स्टार्ट कर दिया कि ये बॉल है, देन आपने डिस्क्रिमिनेशन, देन आपने उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, देन उस पर फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया, रूल लर्निंग, देन लास्ट में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये हमारा गैगरे के 8 स्टेप थे। देन कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या है, आपको पता है एक सिस्टम ऑफ एक्शन है, ठीक है। टीचिंग हाईली सिस्टमेटिक है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। इट कैन नॉट बी हैप्जार्ड,
ठीक है, एक सिस्टमेटिकली फॉर्मेटेड, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से पढ़ा रही हूँ, कहीं से भी उठा के कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा दे रही हूँ। इट इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस। कम से कम 2 पार्टिसिपेंट हमें चाहिए, टीचर और स्टूडेंट। अगर कोई भी वन वे मोनोलॉग नहीं होता, इवन इन लेक्चर स्टूडेंट एक्टिव लिसनिंग मेकिंग टू वे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप एक्टिव तरीके से सुन भी रहे हो, तब भी ये टू वे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन डज नॉट एंड विद द सिलेबस। ऐसा नहीं सिलेबस के साथ खत्म होगी। इफ अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लाइफ लॉन्ग है। आप जितना देखो, टीचिंग की कोई एज ही नहीं होती, लर्निंग की कोई एज ही नहीं होती, जितना आप सीखते जाते हो तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एमबीए कर लिया, आपकी डिग्री खत्म, टीचिंग खत्म। नो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता रहता है। इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। यस, teaching requires the specialized knowledge, pedagogical training, adherence to professional code of ethics. Yes, ये प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं हर कोई टीचिंग करेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना है। इट फैसिलिटेट लर्निंग। अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है कि ये लर्निंग सिखा रहा है आपको, मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। यू कैन हैव लर्निंग विदाउट द टीचिंग। आपके आप सीख सकते हो बिना टीचिंग के, जैसे आप सेल्फ स्टडी करें। बट इफेक्टिव टीचिंग डज नॉट रिजल्ट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग, बट यू कैन नॉट हैव इफेक्टिव टीचिंग। अगर आपकी इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती जब तक आप उसमें से कुछ लर्निंग का रिजल्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया, डायनामिक है, सोशल प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, हाईली डायनामिक है, चेंज अकॉर्डिंग टू सोशल एनवायरनमेंट है ना। देन बोथ इन आर्ट साइंस में आई ऑलरेडी बताया, साइंस क्योंकि स्ट्रक्चर है, प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। आर्ट क्यों है, क्योंकि क्रिएटिव डिलीवरी है, क्योंकि इसमें हम अपने अपने तरीके से, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लासरूम मूड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है। ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, मॉडिफाइबल है। यस, टीचर का बिहेवियर मेथड ऑब्जर्व करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को भी मेजर करते हैं। अगर मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ वो आपका रिजल्ट बताएगा। टेक्निक कैन बी मॉडिफाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट। देन डायग्नोसिस एंड रिमेडियल। अगर टीचर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डिलीवरिंग लेक्चर करके खत्म हो गया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो वो आपको भी करेक्ट कराएगा, ठीक है। अब आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की। 3 वेरिएबल चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 वेरिएबल होते हैं, आपको पता है। एब्सोल्यूट, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर है, देन डिपेंडेंट वेरिएबल है लर्नर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा इन्वायरमेंट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचर, सबसे पहले सब्जेक्ट मास्टरी, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे उस चीज के बारे में डीप कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, विदाउट दिस नो अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वर्क। आपका कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो, मेरा कितना भी हो, अगर मुझे पेपर 1 के बारे में नॉलेज नहीं है, पेपर 2 के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने उसको दिया हुआ है, जब तक मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। सबसे पहले सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए, पेडागोगिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल। नोइंग सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट आता है लेकिन आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, लोगों को समझाना नहीं आ रहा, तो वो यूजलेस है, ठीक है। टीचर मस्ट नो हाउ टू टीच अप्रोप्रिएट मेथड्स, कौन सा मैक्सिम के थ्रू। सबसे पहले हमें बेसिक से जाना है, देन हमें हाईएस्ट जाना है। लर्नर रेडीनेस, आप कितना भी अच्छा टीचर हो, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी कर रही हूँ मैं, आपको इतने डायग्राम के थ्रू पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाह रहा है, फिजिकली रेडी नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, फटीग है, पुअर प्रायर नॉलेज है, तो टीचिंग मेरी फेल हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक साइकोलॉजिकल सेफ डेमोक्रेटिक क्लासिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट फ्री टू आस्क क्वेश्चन विदाउट द फियर ऑफ ह्यूमिलेशन। जैसे आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपकी क्वेरी देती हूँ, तो ये मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन कम टू द PYQ, किस तरीके से आते हैं। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई बोले कि कॉमन क्लेम करे कि मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम और स्ट्रिक्ट फिजिकल इन्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, नो, ये फॉल्स है। क्यों, आप तो पढ़ तो आप एक पेड़ के नीचे भी कर सकते हो ना। 3 वेरिएबल एज लॉन्ग, अगर आपके 3 वेरिएबल हैं, टीचर स्टूडेंट इन्वायरमेंट, आप कहीं भी पढ़ा सकते हो। टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करता है, ना कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्टेप 2, कैसे आपको मतलब फंसा सकता है। डिसिप्लिन वर्सेस एंगेजमेंट। इफ ऑप्शनल लिस्ट, पिन ड्रॉप, साइलेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज रिक्वायरमेंट फॉर गुड टीचिंग। नो, अगर आप एकदम शांत हैं और नहीं है, तो वो अच्छी टीचिंग नहीं है। वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव लर्नर होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ट्रैप 3, if asked, choose to most essential requirement, teacher choose the ability to inspire motivate student learn over the holding a PhD, strict syllabus completion। देखो, अगर कोई आस्क करे आपसे कि कौन सा मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टीचर का, चूज करो, ठीक है। एबिलिटी टू इंस्पायर मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, तो यही है, ना कि उसका PhD होल्ड करवाना, स्ट्रिक्ट सिलेबस, पहले उसको मोटिवेट करना सिखाने के लिए। Then come to the maximum of teaching। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, यूनिवर्सल ग्राउंड रूल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टीचिंग को इजियर बनाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग है
कि किस तरीके से हम टीचिंग बच्चों को, जैसे आपको अगर फ्यूचर में टीचर बनना है तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हो। नोन टू अननोन, स्टार्ट हमेशा करना है, स्टार्ट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उससे स्टार्ट करो, देन हमें न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है। देन सेकंड इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ब्रेक डाउन डिफिकल्ट टॉपिक, जो अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, उसको बेसिक एडिशन, मतलब उसको कैलकुलस पढ़ाने से पहले उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। देन कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले शोइंग फिजिकल टेंजिबल थिंग फर्स्ट, फिजिकल एप्पल, जैसे मैंने आपको पहले मैं किसी को अगर कोई फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको एप्पल दिखाऊं, लेकिन फिर मैं उसको ग्रेविटी के बारे में बताऊं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंक्रीट मतलब इमेजिनरी चीजों के बाद अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो कंक्रीट जो फिजिकल है जिसे आप देख पा रहे हो और जिसे आप नहीं देख पा रहे हो उसके बारे में पढ़ाना। तो पहले आप देख लीजिए जो सेब है उसको दिखाइए, देन उसके मतलब एक एग्जांपल ले लो, उसके बेसिस पे आप पढ़ाइए। देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, पहले तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, एज क्या है, उसके बेसिस पे देन धीरे धीरे सिलेबस की तरफ आइए, डायरेक्ट लॉजिकल मत जाइए। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, सबसे पहले स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट करिए, देन जनरल एग्जांपल लेके जाइए, ठीक है। गो फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे आपको कोई चीज छोटी सी आती है, देन मैं उसके बाद में धीरे धीरे जनरल की तरफ लेके जाऊँ। मैक्सिमम टीचिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया, ओल्ड नॉलेज जो आपको पहले से आती है, अननोन जो आपको पता नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन करना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आप ब्लॉक मास्टरी है, देन आप कॉम्प्लेक्स एडवांस से सॉल्व करो। कंक्रीट जैसे एप्पल दिखाया, देन आपको ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया। साइकोलॉजिकल चिल्ड्रन इंटरेस्ट, पहले उनको बताओ आपको क्या इंटरेस्ट है, देन उन्हें लॉजिकल बताओ। तो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम टीचिंग है जो कि पूछा जाता है। देन ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल, ये हाईली स्ट्रक्चर मॉडल है जो एनटीए इसे बार बार पूछता है, दैट्स व्हाई ये पुट दिस 4 स्टेप सीक्वेंस। सबसे पहले ये किसने दिया था, रॉबर्ट ग्लेसन ने दिया था। कंसेप्ट क्या है, इट लिंक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग डायरेक्ट टू द मेथड ऑफ टीचिंग। इन्होंने बोला कि जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है ना, वो डायरेक्ट किससे लिंक होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग के। तो अगर आप इन चारों चीजों को अच्छे से याद करेगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, व्हाट द टीचर वांट द स्टूडेंट टू अचीव, पहले बताओ कि टीचर क्या चाहता है कि स्टूडेंट क्या अचीव करे, पहले ये क्लियर होना चाहिए ना, मतलब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से कि क्या स्टूडेंट को अचीव करना है, आपने ऑब्जेक्ट किया। देन एंटरिंग बिहेवियर, फिर चेकिंग करो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को कि यस वो तैयार हैं पढ़ने के लिए या नहीं तैयार है। टीचिंग स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट भी देखो कि टीचर क्या चाहता है कि स्टूडेंट को क्या अचीव करवाना है। देन उनका बिहेवियर देखो कि पहले की नॉलेज कैसी है। देन इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, देन अब एक्चुअल टीचिंग मेथड स्टार्ट करो, ठीक है। देन परफॉर्मेंस असेसमेंट, अब आपने कर दिया, जब आप अब दोबारा से क्या करो, उनका टेस्ट लो कि स्टेप 1 जो आपने किया इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो कि हो पाया या नहीं आया। तो आप कंफ्यूज मत होना, एंटिंग बिहेवियर विद इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, एंटिंग बिहेवियर ऑलवेज कम बिफोर द एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट। देखो एंटिंग बिहेवियर हमेशा हमारा टीचिंग जो स्टार्ट होता है उससे पहले आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आप बस नॉलेज चेक कर रहे हो, देन टीचिंग कर रहे हो। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब आते हैं हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो लर्नर ने 4 मेजर डायमेंशन में कैटेगराइज करा है कि कौन सा ट्रेड्स कहाँ, आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रेड कहाँ बिलोंग करता है। सबसे पहले एकेडमिक, रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, इंक्लूड मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रायर नॉलेज, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। लर्नर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एकेडमिक और कॉग्निटिव होना चाहिए, उसका मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी मेमोरी, उसका क्या पहले की नॉलेज है, क्या कैपेसिटी है, ठीक है, पहला। देन दूसरा सोशल, उसे रिलेट करना आना चाहिए, कैसे लर्नर इंटरेक्ट करे दूसरों से, उसके पीयर रिलेशनशिप, ग्रुप डायनामिक्स, सोसाइबिलिटी। तीसरा इमोशनल, रिलेट टू फीलिंग एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए कि जो वो फीलिंग है, जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, इंक्लूड सेल्फ इमेज, मूड स्टेबिलिटी, हैंडलिंग स्ट्रेट, एम्पैथी, सब अच्छे से आना चाहिए, मतलब इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए, एकेडमिक भी आना चाहिए, सोशल लोगों से बात कैसे करनी है, एंड मोरल। लर्नर को पता होना चाहिए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो ये 4 डायमेंशन होते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के, जो कि पता होना चाहिए, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल। देन अडोसेंट लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अडोसेंट होता है पेडागोगिकल मॉडल, जैसे मैंने आपको मेमोरी लेवल टीचिंग पढ़ाया था ना, चाइल्ड एंड टीन लर्निंग। तो इसके कैसे होंगे, एकेडमिक कैसे होगा, सब्जेक्ट सेंटर, इनको क्योंकि ये क्या पेडागोगिकल चाइल्ड बेस्ड लर्निंग है, इस सबसे जो सब्जेक्ट है उसी को पढ़ाना है। दे लर्न व्हाट दे आर टोल्ड टू लर्न पास द नेक्स्ट ग्रेड, बस उनको यही सिखाना है कि किस तरीके से पास होना है नेक्स्ट ग्रेड में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज स्टिल डेवलपिंग, धीरे धीरे यहाँ पे थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, लेकिन आपको अभी एकेडमिक बेस्ड है। अब अडोसेंट में सोशल इमोशनल कैसा होगा, हाईली इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये क्या है, हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोशल आइडेंटिटी प्रोन,
टू हीरो वर्शिप एंड मूड स्विंग, ये इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। मोटिवेशन ड्राइव बाई मार्क्स, ग्रेड, पेरेंटल प्रेशर, टीचर अप्रूवल, ये इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या आपको पेरेंटल प्रेशर पड़ रहा है कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उनसे ज्यादा इन्हें मोटिवेट मिलता है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? डायरेक्ट लर्निंग एंड एक्ट एज अथॉरिटी। यहाँ पे मुझे क्या है, सिर्फ मुझे पढ़ाना है एज अथॉरिटी फिगर की तरह बस। तो अगर पूछा जाए आपसे कीवर्ड फ्यूचर एप्लीकेशन, दे लर्न थिंग दे माइट नीड लेटर इन लाइफ, ये वो चीज है जो उन्हें फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट है और टीचर सेंटर है। अब हम पढ़ेंगे अडल्ट लर्नर। अडल्ट सेंटर लर्निंग कौन सी थी? पेडागोगी, जैसे बच्चे जिनको हमें, जो टीचर ओरिएंटेड है, जो टीचर पढ़ाएगा उसी के बेसिस पर काम करेंगे। लेकिन एंड्रागोगी होती है अडल्ट लर्नर। जैसे आप आफ्टर 12th जब कोई स्टडी करते हो तो वो एंड्रागोगी है। तो याद रखिएगा, एंड्रागोगी मॉडल मेलकोम नोल ने दिया था, जिसमें ये बताया था कि जो इसकी है, देखो एकेडमिक कॉग्निटिव कैसा है? प्रॉब्लम सेंटर। इनका क्या रहेगा कि इन्हें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोई टास्क दे दिया उसके बेसिस पे इन्हें अपना काम करना है। ये चीजों को सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये हमेशा ये लाइफ एक्सपीरियंस से ही ज्यादा सीखते हैं। जैसे आपने एक्सपीरियंस, ये इनका सबसे बड़ी लर्निंग होती है। कहते हैं ना, अपने अनुभवों से ही सीखते हैं। ये कैन एक्ट ऑल्सो रिजिड बैरियर टू आर लर्निंग ओल्ड हैबिट, कहीं ना कहीं एक रिजिड बैरियर की काम करते हैं, जो उन्होंने सीखी भी नहीं होती ओल्ड हैबिट उनकी तरह। देन मोटिवेशन का इनका इंटरेस्टिंग रहता है। ये ड्राइव बाई सेल्फ स्टीम, करियर ग्रोथ एंड डिजायर फॉर बेटर क्वालिटी लाइफ। सपोज अगर आप अभी जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एंड्रागोगी स्टडी है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, देन आप उनकी क्वेरी को, जो क्वेश्चन है पी की, उन्हें सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, और इनका मोटिवेशन क्या रहेगा? हमेशा सेल्फ स्टीम, मुझे अपने करियर में कुछ करना है। रोल ऑफ टीचर क्या होगा? एट स्ट्रक्चर एज ए फैसिलिटेटर। बस टीचर कैसा रोल करेगा? एज ए फैसिलिटेटर की तरह, एज ए म्यूचुअल पार्टनर की तरह। तो याद रखिएगा, कभी सेल्फ डायरेक्टेड आ जाए, कभी इमीडिएट एप्लीकेशन आए, या ऑटोनोमस आए, एक्सपीरियंस बेस्ड आए, और आंसर शुड बी एंड्रागोगी और अडल्ट लर्नर। देखो इस तरीके से जो पेडागोगी एडल्ट सेंटर, वो कैसे डिपेंडेंट है, टीचर पर डिपेंडेंट है, ग्रेड रिजल्ट इनके बेसिस पे इनका मोटिवेशन होता है, और पीयर से हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। जो एंड्रागोगी है लर्नर, वो ऑटोनोमस होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है, एक्सपीरियंस ही इनका बेस्ट बिगेस्ट रिसोर्स होता है लर्निंग का। ठीक है, देन कम टू द फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखो अगर मैं बात बताऊं, आप एक सी द ग्लोबल और बिग पिक्चर, तो आप उसको इजीली डिटेल उसकी सराउंडिंग में क्या हो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आप एक बड़ी सी इमेजेस देखो या ग्लोबल को देखो, दे कैन नॉट इजीली सेपरेट डिटेल फ्रॉम द सराउंडिंग कंटेक्स्ट, तो उसमें आसपास क्या है आप नहीं कर सकते हो। और सोशल, हाईली सोशल है, प्रेफर ग्रुप वर्क है, आर हाईली इन्फ्लुएंस बाई टीचर अप्रूवल। ये कैसे है? टीचर अप्रूवल से ही हेवली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इनके लिए क्या है? क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सट्रीम गाइडेंस होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट फीडबैक होते हैं। फील्ड डिपेंडेंट मतलब ये लर्नर किस पे? किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? अपने सोशल ग्रुप पे डिपेंडेंट है, प्रेफर ग्रुप वर्क में करते हैं, हाईली सोशल है, ये टीचर अप्रूवल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, तो इनको क्या है? इनको फीडबैक चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए, इनको एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे यू और मे बी अ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर हो सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, उसको आप इजिली अपने आप उसको कंटेक्स्ट को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं? जो अपने आप ही सारी चीजों को अलग करके समझ लेते हैं, मतलब एनालिटिकल होते हैं। दे कैन इजीली आइसोलेट स्पेसिफिक डिटेल फ्रॉम द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसमें क्या आप उसमें अलग निकाल देते हैं। ये क्या? इंडिपेंडेंट स्टडी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट इजीली प्रेफर करते हैं। और जो फील्ड डिपेंडेंट है उन्हें ग्रुप के साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें इंडिविजुअल प्रॉपर अच्छे से आता नहीं है। ये लेस इन्फ्लुएंस बाई पीयर प्रेशर, ये ग्रुप की बातों में भी कम आते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए दे आर सेल्फ रिलाइंग, सेल्फ स्ट्रक्चर, तो ये आपको जाए, और इन्हें कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंट टीचर सुपरविजन की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ आए, फील्ड डिपेंडेंट जो मतलब टीचर पर डिपेंडेंट है, फील्ड इंडिपेंडेंट जो अपने आप सारी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड में जूम आउट, देखो सी द बिग पिक्चर, नीड एक्सटर्नल, मतलब उन्हें कुछ भी देखना है ना तो जरूरत पड़ रही है ना। हाईली सोसेबल है, उन्हें लोगों की जरूरत पड़ रही है। फील्ड डिपेंडेंट वो पिक्चर में उस पत्ते को भी देख पा रहे हैं और सेल्फ रिलाइंट कर पा रहे हैं, उस जंगल को, मतलब इसके इतना डीप नॉलेज कर पा रहे हैं, ये कहलाते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। Then come to the individual difference in work model. No two learners are same. आपको पता है, मैं इतने जो भी बच्चे हैं वो सारे सेम कॉग्निटिव माइंड के तो है नहीं, सब अलग अलग है। टीचर मस्ट यूज डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, उन्होंने बोला कि आपको बच्चे कैसे, उसके बेसिस पे आपको
टीचिंग मेथड होना चाहिए। जब भी तो मैं कहती हूँ कि आपने कितना सॉल्व किया है, क्या क्या कंसेप्ट आपके क्लियर है, आप मुझे आइडिया दोगे, उसके बेसिस पे मैं आपको टीचिंग स्टाइल दूंगी। तो उन्होंने बोला वार्क लर्निंग मॉडल था कि वी मतलब विजुअल, जैसे विजुअल मतलब हमें कैसे करना पड़ेगा, लर्निंग थ्रू द चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम हमेशा। ओरल लर्न बेस्ट थ्रू द लिसनिंग, लेक्चर, डिस्कशन। आर स्टैंड फॉर रीड राइट, लर्न बेस्ट थ्रू द रीडिंग टेक्स्ट बुक, मेकिंग रिटन। की काइनेस्टिक, लर्न बेस्ट थ्रू द हैंड ऑन एक्सपीरियंस डूइंग फिजिकल। तो ये अगर ये टीचर स्टूडेंट एक हाईली इफेक्टिव टीचिंग मेथड पे रहेगा होल क्लास में, तो ये फॉल्स है। तो आपको किसका करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे रहना है। मतलब टीचर को कैसे करना है, वेरिएबल, कभी विजुअल चार्ट ग्राफ के थ्रू, कभी लिसनिंग लेक्चर डिस्कशन के थ्रू, ऑडिटरी के थ्रू, कभी थ्रू द रीडिंग टेक्स्ट बुक रिटिन नोट्स के थ्रू, देन थ्रू हैंड ऑन एक्सपीरियंस फिजिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू। मतलब हमें वार्क मॉडल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा वार्क की क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, देखो ये भी पूछता जाता है कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डायरेक्ट पूछ लेता है वो आपको कि कौन कौन सी है जो कॉग्निटिव बैरियर में लर्निंग आती है। तो यू मस्ट नो दीज एग्जैक्ट टर्म। डायस्लेक्सिया, डायस्लेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी रीडिंग एंड स्पेलिंग, कंफ्यूजिंग बी एंड डी, रीडिंग सॉ एज ए वॉच। ठीक है, जिन्हें मतलब पढ़ने में और स्पेलिंग में डिफरेंस मतलब डिफिकल्टी आती है, उन्हें प्रॉब्लम कौन सी होती है, डायस्लेक्सिया। ठीक है, याद रखिए डायस्लेक्सिया मतलब वो डिफिकल्ट फील कर रहे हैं पढ़ने में और स्पेल करने में। डायस्ग्राफिया, ग्राफिया से याद रखना राइटिंग में, पुअर हैंड राइटिंग, ट्रबल पुटिंग थॉट ऑन पेपर, मतलब जो कॉपी पे नहीं लिख पाते कुछ भी, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, उन्हें कौन सा डिसेबिलिटी है, डायसोग्राफिया। ग्राफिया से रखिएगा राइटिंग, डायस्लेक्सिया से लिखिएगा रीडिंग। देन डायस्कैल्कुलिया, डायस्कैल्कुलिया होता है जो मैथ को नंबरिंग को समझ में नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे जो फॉर्मूला कहते हैं ना, हमें मैथ समझ में नहीं आता आज के, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, कैलकुलिया। तो देखो कैलकुलिया से याद रख सकते हो कैलकुलेशन, ग्राफ से याद रख सकते हो राइटिंग, लेक्सिया से याद रख सकते हो रीडिंग। देन डायस्पेरेक्सिया, पेरेक्सिया होता है डिफिकल्ट इन मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब आपको पेन यूज करना नहीं आ रहा है, शूलेस बांधना नहीं आ रही है, तो ये क्या पेरेक्सिया है। Then come to the last ADHD, attention deficient hyperactivity disorder, inability to maintain focus, मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आपका बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर है, कभी भी आप गुस्सा कर जा रहे हो, कभी आप हंस जा रहे हो, तो ADHD है, attention deficient hyperactive disorder। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। Then factor affecting teaching, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग टीचर, कौन कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस चलते हुए, देन फैक्टर रिलेटेड टू टीचर कौन से, टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ दिस फेल वो सिस्टम फेल। सपोज टीचर, अगर टीचर खराब पढ़ाएगा तो स्टूडेंट कभी पास ही नहीं होंगे। अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज सबसे मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि टीचर कैन नॉट टीच व्हाट दे डू नॉट डीपली अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको मैथ पढ़ाने लग जाऊं, मैं आपको फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज मेरी MBA में, मुझे एक्सपीरियंस एज HR है, असिस्टेंट प्रोफेसर में HR की रही हूँ, या फिर मैंने नेट का पेपर दिया हुआ है, इतनी बार मैंने क्वालिफाई भी किया है, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती। सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज। दूसरा पेडागोगिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल। हाई सब्जेक्ट नॉलेज यूजलेस है अगर आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। अगर मुझे कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन मुझे अगर बच्चों को समझाना नहीं आ रहा है, मुझे उनके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी कंसेप्ट में समझाना नहीं आ रहा, तो वो मेरा यूजलेस है। थर्ड है टीचर सेल्फ एफिकेसी। ए टीचर बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटी। टीचर को बिलीव होना चाहिए कि यस उसके पास इतना कैपेबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइज करे, एग्जीक्यूट करे टीचिंग को। हाई सेल्फ एफिकेसी लीड टू बेटर स्टूडेंट। अगर मैं जितना अच्छी एफिकेसी से पढ़ाऊंगी, जितने अच्छे ऑर्गेनाइज वे से पढ़ाऊंगी, तो उतना अच्छा बेटर स्टूडेंट रिजल्ट आएगा। एक्सपेक्टेशन, पिग्मेलियन इफेक्ट। If teacher expect high performance from a student, the student tend to perform better. Conversely, low expectation leads to poor performance. Suppose करो पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट से कि अच्छा पढ़ो, मैं जैसे एक्सपेक्ट करूँ आप सब JRF क्वालिफाई करो, अच्छे से क्वालिफाई करो, तो आप ऑफकोर्स आप उसका परफॉर्म बेटर करोगे। लेकिन अगर मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो आपका क्या आएगा, लो परफॉर्मेंस आएगा। इट मींस द गोलेम इफेक्ट। तो इन अ क्वेश्चन आस्किंग मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर टीचिंग सक्सेस, चूज कम्युनिकेशन स्किल एंड पेडागोगिकल नॉलेज ओवर द हायर क्वालिफिकेशन लाइक PhD। आपको कितना भी नॉलेज हो, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पेडागोगिकल नॉलेज होनी चाहिए। देन ये तो हो गए फैक्टर रिलेटेड टू टीचिंग। अब कौन से फैक्टर है जो लर्नर को अफेक्ट करते हैं। लर्नर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटरेस्टेड डिक्टेट हाउ मच टीचिंग एक्चुअली ऑब्जर्व। अब उसका अंदर है ना, वो कितना टीचिंग उसको ऑब्जर्व करता है।
सबसे पहला रेडीनेस टू लर्न होना चाहिए, फिजिकल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। 5th ग्रेड स्टूडेंट फोर्स टू लर्न क्वांटम फिजिक्स, टीचर विल फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटल रेडीनेस। सपोज करो अगर एक 5th क्लास का ग्रेड का स्टूडेंट है और जो 4th करेगा तो उसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, तो यहाँ पे टीचिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि वो तो मेंटल तैयारी रही है। 5 के बच्चे को क्या पता क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए उसकी लर्निंग रेडीनेस क्या है। प्रायर नॉलेज, एंट्री बिहेवियर, न्यू नॉलेज मस्ट बी एंकर टू। हमेशा आपको ऐसे पढ़ाओ जो पीछे हमने, जैसे मैं कभी स्टार्ट करती हूँ तो आप देखना हमने पीछे क्या पढ़ा, देन मैं उसको को रिलेट करके आपको आगे जाती हूँ। तो हमेशा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नोन टू अननोन, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंडक्टिव टू डिडक्टिव टू इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ठीक है, लैक ऑफ फंडामेंटल बेसिक स्टॉप्स न्यू लर्निंग। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप लर्निंग नहीं कर सकते। देन कम टू द मोटिवेशनल लर्नर लेवल, इंट्रिंसिक ड्राइव वर्सेस एक्सट्रिंसिक ग्रेड फियर, हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन ओवरकम पुअर टीचिंग इन्वायरमेंट। अगर आप अंदर से इतना मोटिवेटेड हो तो आपका टीचिंग इन्वायरमेंट पुअर भी होगा ना, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अटेंशन स्पेन एंड फटीग, फिजिकल एग्जॉशन, हंगर, लैक ऑफ फोकस, ब्लॉक, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी हमारा अफेक्ट करता है लर्नर को। अब आते हैं हम टीचर। देखो टीचर पढ़ लिया, लर्नर पढ़ लिया, देन सपोर्ट मटेरियल भी अफेक्ट करते हैं। टूल और रिसोर्स अगर आपने टीचिंग प्रोसेस में कितना यूज, जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स हो गए, ठीक है, यही तो सपोर्ट करेंगे। सपोज मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, आपको मॉडर्न आईसीटी मटेरियल के थ्रू पढ़ा रही हूँ। देन ट्रेडिशनल टीचिंग है, टेक्स्ट बुक हो गई, चॉक बोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, फिजिकल मॉडल हो गए, मैप्स हो गए, ये इसेंशियल है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट टीचिंग मैक्सिम, जिन बच्चों को अभी बेसिक समझाना है आपको, उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट, तो मतलब आपको फिजिकल जो टेंजिबल चीज को दिखा के एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना। मॉडर्न आईसीटी मटेरियल क्या हो, ई बुक्स है, स्वयं रीडिंग मटेरियल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, साइमुलेशन हो गए, ये मॉडर्न आईसीटी मटेरियल, मतलब ये भी फैक्टर है, ये होनी चाहिए। देन रिलेवेंस एंड क्वालिटी, द मटेरियल मस्ट डायरेक्टली अलाइन विद इंस्ट्रक्शन, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसी से मेरा मटेरियल लिंक होना चाहिए। जैसे कुछ आपने देखा होगा बच्चे, कोई अगर पढ़ा रहा होता है तो एक टॉपिक से लेके कहीं जाता, आप हमेशा एज ए अगर गुड टीचर हो तो आप स्ट्रिक्ट टू कंसेप्ट रहना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव आपको आज टीचिंग ऑप्टीट्यूड पढ़ाना है, तो मुझे उसी से रिलेटेड रहना चाहिए, ना कि मुझे अब मैं रिसर्च का इसमें इंक्लूड कर लूं, ठीक है। आउटडेटेड टेक्स्ट बुक आर रिलेवेंट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रैक्ट रेदर देन द एड। तो आप क्या कर रहे हो कि आउटडेटेड टेक्स्ट बुक जो हैं या फिर रिलेवेंट सॉफ्टवेयर यूज करो, एड्स की जगह इनको यूज करो, तो कहीं ना कहीं हमेशा क्या करना, रिलेवेंट रखना है, ठीक है। P/2 डू नॉट कंफ्यूज सपोर्ट मटेरियल विद इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट टूल होते हैं। जैसे सपोर्ट मटेरियल क्या हो गया, हमारे पीपीटी हो गई, फाइल हो गए, चार्ट हो गए। फैसिलिटी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट मटेरियल होगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देन आपके पास बुक भी है इंदु सिन्हा की या पेपर 1 की KVS मदान की बुक है, तो ये आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है। देन फैसिलिटी क्या हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रोजेक्टर है, क्लासरूम है, ठीक है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। देन कम टू फैक्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। अब मैंने सपोर्ट मटेरियल भी बता दिया, मैंने आपको लर्नर की फैक्टर भी बता दिया, टीचिंग के। अब इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे सपोज आप कहाँ बैठ के स्टडी करो, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, साउंड क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का आवाज आ रहा था, एक बच्चे की क्वेरी थी कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो अगर नहीं है और कोई और भी बच्चा है जिससे मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे कि मैं और उसको दोबारा से रीचेक करूं। स्पेशलाइज्ड स्पेस, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया ना, सपोर्ट मटेरियल हो गया आपका पीपीटी, चार्ट्स, डायग्राम, ये हो गए। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी होगी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, आईसीटी, मतलब आपके पास प्रोजेक्टर है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, स्मार्ट बोर्ड है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारा हमारा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में आएगा। अब क्वेश्चन डिस्क्राइब करें एक सिनेरियो वेयर स्टूडेंट कुड नॉट हियर द टीचर क्लैरिटी ड्यू टू द फॉल्टी माइक्रोफोन, तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, ओके। Then come to the factor related to learning environment. अब साइकोलॉजिकल फिजिकल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम कैसा है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है जहां पे स्टूडेंट सेफ फील करे, वो क्वेश्चन पूछ सके आपसे, वो मिस्टेक मिस्टेक कर सके, आपको जज नहीं करना अगर कोई मिस्टेक गलत सवाल पूछ दे रहा है। डिबेट विदाउट द फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, ऐसा लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, नो, आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्हें साइकोलॉजिकल फील होना कि आप कुछ भी फ्रीली आस्क कर सकते हो, आपको कोई भी जज नहीं करेगा। सेकंड, इंटरपर्सनल relationship, the quality of teacher student relationship and student dynamic,
तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, इंटर रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट का होना चाहिए। बुलिंग और एक्सट्रीम कंपटीशन डिस्ट्रॉय द लर्निंग। आप अगर कोई आपको बुलिंग कर रहा है, जूनियर सीनियर को, एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट को कर रहा है, या फिर आप खुद ही बुलिंग कर रहे हो बच्चों को, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में, तो ये कहीं ना कहीं लर्निंग इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। देन कम टू द फिजिकल क्लाइमेट, फ्रीडम फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉइज। कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉइज नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होना, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिजिकल क्लाइमेट शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो एनटीए हेवली फेवर द डेमोक्रेटिक क्लासरूम। अगर कोई ऑप्शन सजेस्ट करे स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक हाईली डिसिप्लिन एनवायरनमेंट एज ए पॉजिटिव फैक्टर, योर आंसर शुड बी आर रॉन्ग। क्योंकि आइडियल एनवायरनमेंट कैसा चाहिए हमें, ओपन एंड इंटरेक्ट, सबको बोले, डिस्कशन करें, फीडबैक लें, फीडबैक दें। ठीक है, ये हमारे फैक्टर है जो लर्निंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। दैट फैक्टर रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, कौन से फैक्टर है, ब्रॉडर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड गवर्न बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। सबसे पहला कौन सा इंस्टीट्यूशन का फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, टीचर स्टूडेंट रेशियो। सपोज करो एक टीचर पे 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, तो टीचर क्या होगा, इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंस, जो हमने वर्क स्टाइल बोर्ड, वीडियो, ऑडियो, है ना, ये जो हमने पढ़ाया था काइनेस्टिक्स, इन पे फोकस नहीं कर पाएगा। डायग्राम के थ्रू पढ़ाना है, कभी हमें सुना के दिखाना है, ठीक है, इनके थ्रू वो फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, कितना फ्लेक्सिबल है मैनेजमेंट रिगार्डिंग टू सिलेबस कंप्लीशन। सपोज करो कोई रिजिड इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, वो कहेगा कि आपको सिलेबस कुछ भी कैसे पढ़ाओ, कुछ भी करो, मुझे 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कैसा होना चाहिए, स्टेफाइल, क्रिएटिव, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देन कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रॉपर फंडिंग, टाइमली सैलरी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर को सैलरी मिलनी चाहिए। रिड्यूस क्लरिकल वर्क, आपने देखा आजकल टीचर का काम ज्यादा क्लरिक का बन गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स को करना, तो वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा ना पढ़ाने पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लरिकल वर्कलोड टीचर से कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो इसलिए फोकस करे पेडागोगी पे। देन अकेडमिया फ्रीडम, टीचिंग द फ्रीडम गिवन टू अ टीचर टू डिजाइन देयर ओन इवोल्यूशन मेथड। कम से कम टीचर को इतना दो, वो इतना इनफ एजुकेटेड है कि वो अपना इवोल्यूशन मेथड डिजाइन करे, अपना टीचिंग मटेरियल करे बिना किसी माइक्रो मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन है फैक्टर। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग कौन है, देखो टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, लर्नर रेडीनेस होनी चाहिए, सपोर्ट मटेरियल, ट्रेडिशनल आईसीटी मूड, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट पॉलिसी, इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिव, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे इफेक्टिव टीचिंग होगी अगर ये सारी चीजें हमारी अवेलेबल होंगी तो। देन आज हमारा ये टीचिंग के फैक्टर खत्म हो गए, अब नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, देन हमें ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ेंगे, डिजिटल इनिशिएटिव आईसीटी पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तब भी आप मेंशन करिएगा। प्लीज बहुत सारे कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जो न्यू सीरीज आई है उसको सक्सेसफुल बनाओ। अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगी पेपर 1 पढ़ाना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।